Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 7th साइंस न्यू एनसीईआरटी। आपके चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, इस चैप्टर को हमें बहुत डिटेल में समझना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंसेप्ट दिए हुए हैं, उनको हम आसानी से कवर करेंगे अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस चैप्टर की कि इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उनको आप बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की, जिसके अंदर ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है। तो वो तो आप हर मिनट करते हैं, ठीक है, हर सेकंड कर रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पैराग्राफ। और यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा कंसेप्ट। यहाँ पर लिखा है कि बुजो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद यानी कि 1 साल के अराउंड वो घर पर आ रहे। तो जल्दी जल्दी भाग के बस स्टॉप पर जाता है, और जब वो वहाँ पे जाता है तो उसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो जब बूझो के ग्रैंड पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हो, तो वो आंसर करता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग कर आया हूँ, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी सांस आ रहा है। एक्चुअली वो उसके बाद कन्फ्यूज़ होता है कि अगर मैं भाग कर आ रहा हूँ तो मेरा सांस की जो ब्रीदिंग है वो जल्दी जल्दी क्यों हो रही है। दैट ही नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। ओके, तो अभी हमें फ़िलहाल हमने क्या समझा, ब्रीदिंग समझा हमने कि ब्रीदिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि अभी हम चैप्टर को बहुत सिंपल तरीके से लेके चल रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, ब्रीदिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि ब्रीदिंग का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो सांस हम ले रहे हैं, यानी कि जो हवा हमारे नाक के अंदर से हमारे लंग्स में जाती है, जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं, ये इनहेलेशन होना, उसके बाद जब हम हवा अपनी नाक से छोड़ देते हैं वो एक्सहेलेशन होना, सिर्फ ये प्रोसेस आपका ब्रीदिंग होता है। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन होती है। उसका क्या मतलब हुआ, जब इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में इन्वॉल्व होकर हमारे टिश्यूज़ की हेल्प करता है, एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर आती है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक्चुअली रेस्पिरेशन है, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनहेल करना और एक्सहेल करना, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलिए, व्हाई डू वी रेस्पायर, अब हम रेस्पायर क्यों करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, माइक्रोब्स हुए, ये तो आपने पढ़ा ही है, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी ये मैंने आपको बताया था। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब रेस्पायर करते हैं, और वो सारे के सारे के स्मॉल सेल से बने होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक यूनिट भी कहते हैं। वो हमारी आंखों से नहीं दिखते, स्मॉल सेल से, जो कि बहुत स्मॉलेस्ट होती है, स्ट्रक्चरल होती है एंड फंक्शनल होती है। ये पढ़ना था ना हमने। तो ये मैंने आपको सेल का एक डायग्राम दिखा दिया। सारी सेल्स ऐसी नहीं होती, लेकिन जनरली ऐसी सेल्स होती हैं। और ये बहुत सारी सेल्स एक जगह इकट्ठा जब हो जाती हैं तो ये एक टिश्यू का रूप ले लेती हैं, और ये टिश्यू आपके स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे टिश्यू एक जगह मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये चीज़ आपको समझनी है। चलिए, हमने सेल के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा सेल के बारे में, कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। ओके, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, और हर एक सेल के कुछ सर्टेन फंक्शन होते हैं। वो क्या है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो सेल इस तरह के फंक्शंस करती है। उसके साथ साथ टू परफॉर्म दीज फंक्शन, अब ये सारे फंक्शन करने के लिए सेल को क्या चाहिए, एनर्जी। यस, यही हमारा कंसेप्ट है जो हमें इस चैप्टर में समझना है, कि सेल को ये सारे फंक्शंस करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो अभी हमने रेस्पिरेशन की बात की और हमने कहा कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीजन को ले जाकर हमारी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुँचाते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। तो वही ऑक्सीजन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हम फूड खाते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू वो फूड हमारा टूट टूट कर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, और सेल काम करना शुरू कर देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रेस्पिरेशन में सेल का कंसेप्ट कैसे समझ रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फूड हैड स्टोर्ड एनर्जी, फूड में स्टोर होती है एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान वो रिलीज होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं ताकि उनको फूड से एनर्जी मिल जाए, ठीक है। अब ये देखिए, एयर कंटेंस ऑक्सीजन, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं
तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जब हम ब्रीद इन करते हैं, हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और यही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हेल्प करती है। ये आ गया आपकी समझ में। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर मौजूद हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को कुछ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी कैसे आ रही है? सेलुलर रेस्पिरेशन से। दो तरह का रेस्पिरेशन हमने पढ़ना है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। देखिए इसको बहुत छोटी सी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, आप कह सकते हैं एब्सेंट होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये रहा आपका ग्लूकोज, जो आपने खाना खाया उसके अंदर ग्लूकोज था। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी वो ग्लूकोज टूट कर आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ एंड एनर्जी में। अगर आप इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ। देखिए C6H12O6, ये तो आपको पता ही है कि ग्लूकोज ये होता है जो हमारे फूड के अंदर मौजूद है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, तो ये टूटकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब हमें एनर्जी फूड से मिल जाती है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। अब इस कंडीशन में क्या होगा? CO2 तो निकलेगी, एनर्जी भी निकलेगी, लेकिन आपका वाटर नहीं निकलेगा। क्यों वाटर क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, ऑक्सीजन से ही तो वाटर बनता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, नेक्स्ट, यीस्ट आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये हमने पढ़ा था। और यीस्ट क्या करते हैं? ये एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, और ये क्या निकालते हैं? एल्कोहल। जब इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है तो ये एल्कोहल निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ इस तरह के फिनोमिना होते हैं, जैसे कि हम जब भाग रहे होते हैं यानी कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एक टाइम पे आके ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है, जो कि मसल्स में होता है, वहाँ पर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो वो आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। अब हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो क्या होगा? हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अब देखिए ये जो लैक्टिक एसिड बना है, ये लैक्टिक एसिड हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, घुटने, हमारे जो नीचे के पैरों की जगह होती हैं, ये उन जगह पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा? जब ये स्टोर हो जाता है तो ये अक्यूमुलेशन होने की वजह से हमें क्रैम्प्स होने लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और इन क्रैम्प्स की वजह से हम चल नहीं पाते। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि पहले ही दिन आप एक्सरसाइज करने गए थे और पहले ही दिन आपके पैरों में दर्द होने लगा, अब तो आपका जाने का दिल नहीं करता। तो बेसिकली ये फर्स्ट रिएक्शन होती है। ओके, जब आप स्लोली इसको रिपीटेड करते रहते हैं तो ये आपका लैक्टिक एसिड भी कन्वर्ट होने लगता है, आपकी बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाती है। लेकिन फर्स्ट या कुछ दिन की एक्सरसाइज में 1-2 दिन तक आपका लैक्टिक एसिड बनता रहता है। लेकिन आपको अगर इसको रिमूव करना है तो क्या करना होगा? आपको हॉट वाटर का जो बॉटल है या फिर गर्म पानी में आप अपने पैरों को धो लीजिए, गर्म पानी में कुछ देर के लिए रख लीजिए। उससे क्या होगा? आपका सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन की और आपकी मसल्स फिर से वही वर्क करने लगेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, समझा आपने? एरोबिक एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में होता है। एनारोबिक का हमने स्पेसिफिक एग्जांपल यीस्ट पढ़ा और यीस्ट में हमने देखा कि अल्कोहल बनती है। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन की बॉडी के अंदर होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग। देखिए ब्रीदिंग क्या है? आप जैसे अपनी नाक को बंद करेंगे, अपने नॉस्ट्रल्स हैं उनको बंद करिए। ठीक है, टाइटली बंद करिए और उसके बाद देखिए कि क्या आप आपको सफोकेशन होने लगेगी। ठीक है, आप सांस अंदर हवा नहीं ले जा पा रहे होंगे, तो इसी का को कहते हैं कि हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जब जहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो ब्रीदिंग का मतलब है टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच एयर हमें लेनी है, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर है उसको बाहर कर देना है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसमें क्या चीज़ हमारी हेल्प करती है? हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स है, नोज़ है, नोज़ के अंदर जाके अब हम ट्रेकिया, अब हम देखेंगे बहुत सारे ऑर्गन्स की अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, उनको समझेंगे। देखो आप, मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ये थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। अगर आपको लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा स्लो स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको किसी और वीडियो में ये नहीं मिलेगा। द टेकिंग ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, ये अभी हमने बात की।
एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। आया समझ में? ठीक है, अब आपको क्या करना है, ब्रीदिंग रेट समझना है। ब्रीदिंग रेट क्या होती है कि जब कोई पर्सन, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन ए मिनट, 1 मिनट के लिए आप अपनी नाक बंद करें और देखें कि आप कितनी बार, नहीं नाक बंद नहीं करनी, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको चेक करना है 1 मिनट में कि आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, कितनी बार सांस छोड़ रहे हैं। तो ये जो जितने नंबर्स आप काउंट करेंगे ये आपके अराउंड 20 to 20 होंगे अगर आप एक नॉर्मल एडल्ट हैं तो ये आपकी कहलाएगी ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या होती है, 1 इनहेलेशन 1 एक्सहेलेशन। ओके, यहाँ पे ये एक्टिविटी करके बताएगी, अगर आप अपनी नाक को होल्ड कर लेंगे तो थोड़ा सा ब्रीदिंग हैवीली हो जाएगी। ठीक है, इस टेबल में क्या कहा है 6.1 में कि यहाँ पर आपको ब्रीदिंग रेट डिफरेंट कंडीशंस में नोट करनी है। सबसे पहले आप अपने क्लासमेट को लेंगे क्योंकि दोस्त हमेशा काम आते हैं, तो यहाँ पे आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख देंगे, XYZ जो भी होगा। फिर उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट देखेंगे, उससे कहेंगे कि चलो 10 मिनट चल के देखते हैं। 10 मिनट चलने के बाद उसकी ब्रीदिंग रेट जो होगी, फिर वो 100 मीटर भागो, दौड़ लगाओ रनिंग करने के बाद, और फिर जब वो सो रहा होगा ना रेस्ट कंडीशन में, जब उसकी ब्रीदिंग रेट। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि हमारी ब्रीदिंग रेट वेरी करती है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जैसा कि हम भाग भाग के जाते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, जब हम सो रहे होते हैं तो बड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, एक्टिविटी 6.2 में क्या करना है आपको, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, जनरली हमें पता ही नहीं होता। इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद एंड इन एंड ब्रीद आउट। ये वही सेम एक्टिविटी बताई गई है कि आपको फाइंड करना है कि कितनी बार आप 1 मिनट में ब्रीद आउट कर सकते हैं, एंड इवन आपको डीप ब्रीद भी करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक वक्त के लिए डीप ब्रीद करके या डीप आउट करें उसको ब्रीद को, तब आपको थोड़ा सा एहसास होगा। चलिए, एक एवरेज एडल्ट की इन्होंने बात करी है और बताया है कि वो जो रेस्ट में ब्रीद करता है, जब सोता हुआ बंदा ब्रीद करता है, जो कि एडल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो 15 से 18 बार करता है। लेकिन जब हेवी एक्सरसाइज कर लेता है तो वो 25 बार करने लगता है। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो छोटे बेबी होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी, वो बड़ी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 40 to 45 पर मिनट्स होता है। ठीक है, ओके, ये एक्टिविटी 6.3 में कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे वेरिएशंस हैं ब्रीदिंग रेट की। देखिए, ये बंदा चल रहा है, ये बुजुर्ग अंकल जी चल रहे हैं, ये लड़की भी दौड़ रही है थोड़ा सा, ये ऊपर चढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, ये सो रहा है, यंग आंटी अपने बर्तन धुल रही हैं, कपड़े धुल रही हैं। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन इंसान यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसकी ब्रीदिंग रेट हाई होगी। तो किसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, जो सबसे ज़्यादा भाग रही है। तो फर्स्ट नंबर पे हम इनको लिखेंगे, सेकंड नंबर पे जो ऊपर चल रहे हैं, सेकंड नंबर पे ये आ जाएंगे, थर्ड नंबर पे ये आंटी आ जाएंगी, ये काम कर रही हैं, फोर्थ पे अंकल आ जाएंगे चल रहे हैं, 5 पे ये बच्चा पढ़ रहा है, 6 पे जो बंदा सो रहा है। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, अब हम कैसे ब्रीथ करते हैं। देखिए, ब्रीथ करने का जो सिस्टम है नॉर्मली वो हमारे नॉस्ट्रल से शुरू होता है, और नॉस्ट्रल्स क्या है, जो नाक होती है उसके बाहर की जो ये जगह होती है ना, जहाँ से हवा पास करती है, दैट इज़ योर नॉस्ट्रल्स। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, जब हम हवा को लेते हैं तो ये नॉस्ट्रल्स के थ्रू पास करती है, एंड इट रीचेस टू द लंग्स, और फिर ये लंग्स के अंदर जाती है थ्रू द विंड पाइप। तो इस पिक्चर को अगर आप देखें, ये आपकी एनसीईआरटी में पिक्चर दिया हुआ है, ये आपका नेसल पैसेज है, जहाँ से हवा आपकी जा रही है, नेसल पैसेज। ये ओरल कैविटी है, ये आपके मुंह से भी हवा जाती है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली फूड की बात करते हैं, तो अभी हम हवा की बात सिर्फ नेसल पैसेज से करेंगे। उसके बाद जब हम इस पैसेज में यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आपको फेरिंग्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स के बाद यहाँ पर आपको ये ट्रेकिया, और ट्रेकिया से ऊपर आपका होता है लैरिंग्स, यहाँ इसके ऊपर होता है लैरिंग्स। ये इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इसको प्लीज़ याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसी लैरिंग्स की हेल्प से हमारी आवाज़ें निकलती हैं। ओके, उसके बाद आ जाती है आपकी रिब केज, और रिब केज के अंदर आपका फिट होता है लंग्स। ओके, ये लंग्स फिट होते हैं आराम से। तो ये हमारा पूरा उसका सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, चलिए समझते हैं। नोज़, माउथ को इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि कभी कभी हम मुंह से भी हवा लेते हैं। हमारा जो थ्रोट है, क्योंकि थ्रोट को हम कहते हैं अपनी भाषा में फेरिंग्स। ओके, ये आपको याद रखना है। थ्रोट, देन वॉइस बॉक्स जिसको हम लैरिंग्स कह रहे हैं, उसके बाद विंड पाइप जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ये विंड पाइप को आप ट्रेकिया भी कहते हैं, विंड पाइप। देन लार्ज एयरवेज जो आपकी ब्रोंकाइज है इसके अंदर होंगी, देन उसके बाद ब्रोंक्योल्स एंड लंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रीदिंग सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, चलिए, ये कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। जब ब्रीदिंग होती है तो इन दोनों चीज़ों का मूवमेंट होता है। ये आपका डायफ्राम है और ये आपका
रिब केज मतलब पूरी की पूरी रिब्स जो ये है। देखिए क्या होता है, इस फर्स्ट पिक्चर में बताया है कि जब आप इनहेलेशन कर रहे हैं यानी कि सांस अंदर ले रहे हैं, जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप लेके देखिए कैसा होता है। इससे क्या होगा, आपके जो लंग्स है ये बाहर की तरफ हो जाएंगे, ओके, ये फूल जाएंगे और आपका जो डायफ्राम है ये मूव्स डाउन हो जाएगा, ओके, ये डायफ्राम आपका डाउन हो गया। तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। डायफ्राम डाउन होता है ड्यूरिंग द इनहेलेशन, जब आप सांस अंदर लेते हैं, और आपका जो रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव होते हैं। उसके बाद एक्सहेलेशन की बात करें, जब आप हवा छोड़ते हैं बाहर तो आपकी रिब्स जो होती हैं वो बैक हो जाती हैं अपनी पोजीशन में, और डायफ्राम आपका बैक हो जाता है, मूव्स बैक, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा मैंने अलग से पिक्चर लगाई है ताकि आपको जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। इस वाले पार्ट को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, ये गर्दन तक के पार्ट को, और इसके बाद जब लंग्स के पास आते हैं तो इसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। यहाँ पे जो हमारी नाक है, नेसल कैविटी, जहाँ से हवा जा रही है, उसके बाद ये वाला रीजन आ जाता है यहाँ पे फेरिंग्स, और फेरिंग्स आपका कॉमन होता है, यहाँ से आपका खाना भी और पानी भी दोनों, हवा भी दोनों जाती है। उसके बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स से डिवाइड हो जाता है आपके ट्रेकिया में, और यहाँ पे आपके ट्रेकिया से शुरू होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो फेरिंग्स वाला यहाँ पे सिस्टम था ना, ये दो जगह डिवाइड होकर एक जगह लैरिंग्स में आ गया, दूसरी जगह आपका ईजोफेगस में आप खाना खाते हैं, ठीक है। फिर आपका ये लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, लंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इज़ रेस्पिरेशन सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म? क्या सारे के सारे रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सब में एक सा रेस्पिरेशन होता है? नहीं, ये डिफ़र करता है, सब अलग अलग में अलग रेस्पिरेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेशन का जो मतलब है, जो मीन है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होना, हमारी बॉडी को फूड को तोड़ के एनर्जी को प्रोवाइड करना, ये सब के अंदर सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, द एयर अराउंड अस वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, उसमें स्मोक होती है, डस्ट होती है, पॉलन्स होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें स्नीजिंग हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉरेन पार्टिकल्स आपकी नाक में ना जाएं, तो आपको कुछ रुमाल का कुछ इस तरह का यूज़ करना है। आपके आसपास कोई बंदा हो तो ज़रा कोई स्नीजिंग कर रहा हो तो उससे थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि इस तरह के पार्टिकल्स अदर पीपल्स को भी नुकसान देते हैं। और आपको भी प्रिकॉशंस लेनी है कि अगर आपको स्नीजिंग हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा कवर कर लें उसको, ताकि दूसरों को नुकसान ना हो। देखिए, स्मोक्स जो होता है ना वो बहुत ही डेंजरस होता है लंग्स के लिए। मैंने स्मोक और एंटी स्मोकिंग की बात भी की है अपनी एक छोटी सी वीडियो में, उसको आप जाके देख सकते हैं। स्मोकिंग इज लिंक टू द कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। आपको स्मोकिंग नहीं करनी क्योंकि ये लंग्स कैंसर पैदा कर सकती है। ये यहाँ पे वही सेम पिक्चर दिखाई गई है कि किस तरीके से हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है 6.2 में, इसमें बताया गया है कि आप चेस्ट साइज़ को नापेंगे अपने क्लासमेट्स का। उसमें आपके जो भी दोस्त हैं XYZ, उनके आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और उनसे कहेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन, जिस टाइम पे वो हवा अंदर ले रहे हैं उस टाइम से उनका कि आप हवा अंदर लो और आप उसका मीजरिंग टेप से चेस्ट नाप लेंगे, ठीक है। तो उसका साइज़ यहाँ पे जो भी होगा लिख देंगे। उसके बाद उसे कहेंगे चलो आप हवा छोड़ दो, अब अपना सांस छोड़ो। अब जब वो सांस छोड़ेंगे तब आपको यहाँ पे उसका एक्सहेलेशन का उसका साइज़ लिखना है। फिर उसमें आपको डिफरेंस निकालना है। मान लो यहाँ पे 10 आया था, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 40 मान लो और यहाँ पे मान लो 30, तो आपको 40 - 30 करके यहाँ पे 10 का डिफरेंस, इस तरीके से आप डिफरेंस निकालेंगे अपने सारे स्टूडेंट्स में। फिर आप उनको बताएंगे कि जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पता है आपकी जो रिब्स है उसमें इतना डिफरेंस होता है, हमारे साइज़ में इतना डिफरेंस आ जाता है। आई समझ में? ये जो अलग एक्टिविटी है 6.4, ये बताया गया उन्होंने कि किस तरीके से आपको नापना है, देख सकते हैं। 6.4 एक्टिविटी में असल में हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हम किस तरीके से ब्रीद आउट करते हैं। इसके लिए आप अपने घर पे एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। ये एक बॉटल लेंगे, इस बॉटल को आप नीचे की तरफ से इस तरीके से यहाँ पे कवर कर देंगे एंड ऊपर से आपको बंद कर देना है। फिर इस तरीके से एक वी शेप का कुछ अगर आपके पास है पाइप जैसी चीज़, उसको लगा देना है, वहाँ पर बैलून्स लगा देना है। देखिए, इसमें आपको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का सिस्टम समझ में आएगा। जब आप इसको डायफ्राम्स, इसको आप नीचे वाले पोर्शन को डायफ्राम समझिए। जब आप इसको ऊपर की तरफ करते हैं, जैसे कि आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपके लंग्स जो है ना, ये जो बैलून्स आपने लगाए गए हैं ये सिकुड़ गए हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपकी हवा जो है वो बाहर जा रही है और लंग्स आपके ऊपर की तरफ चले गए हैं। लेकिन इस वाले सिस्टम में क्या हो रहा है, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आया है, लंग्स आपके फूल रहे हैं, यानी कि आप हवा अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अगर आप बार बार अपनी बुक्स के अंदर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक थोड़ा सा ये भी आप कर सकते हैं, तो बच्चे अक्सर करते हैं, जब भी आप कोई जूस वगैरह पी रहे हैं तो आप पाइप से, स्ट्रॉ से जब उसको लेते हैं अंदर की तरफ, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, हवा के ज़रिए अपने पानी को बाहर ले रहे हैं। तो इससे आपको हवा का प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, लंग्स में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे पास जो एयर होती है, आपको पता है कि पूरी एयर में 21% ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 21% ऑक्सीजन चली गई जब हमने इनहेल किया।
ओके, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन एक्सहेल करने में बाहर निकल जाती है। तो बची हुई ऑक्सीजन कहाँ जाती है? बेसिकली बची हुई ऑक्सीजन हमारे जो अंदर के टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाती है, उनको रेस्पिरेशन में अलग अलग पर्पज़ के लिए वो यूज़ होते हैं ताकि हमारे टिश्यूज़ की रिपेयर एंड ग्रोथ हो सके। ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। कुछ अदर एनिमल्स में हम ब्रीदिंग का सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि एलिफेंट, लॉयन, काउस, गोट, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नैक्स। ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें चेस्ट कैविटी होती है ह्यूमन बीइंग की तरह, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें चेस्ट एक्टिविटी नहीं होती। तो उनकी अगर हम बात करें, अगर हम कॉकरोच को देखें तो कॉकरोच के अंदर क्या होता है, कुछ बाहर की तरफ ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। ये बाहर की तरफ उसकी बॉडी में होती है, लंग्स नहीं होते, बाहर की बॉडी में स्पाइरिकल्स होते हैं और उन स्पाइरिकल्स की में वो इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं बाहर से। ये उन्होंने ऑक्सीजन ली बाहर से और इन्हीं स्पाइरिकल्स के थ्रू वो अपनी ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंदर रेस्पिरेशन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ट्रेकिया, जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती है। बेसिकली गैसेज एक्सचेंज होने का काम ही तो रेस्पिरेशन है ना। तो ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू द स्पाइरल्स, जो मैंने आपको बताया बाहर की तरफ होल्स, इनटू द ट्रेकियल ट्यूब में जाएंगे, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू, हमारी उसके जो कॉकरोच है उसके बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल जाएगा, एंड रीचेज एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी की हर एक सेल को मिलेंगे। उसी तरीके से सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेकियल ट्यूब, वापस से ट्रेकियल ट्यूब में जाएगा, मूव्स आउट थ्रू द स्पाइरिकल्स, और इनके थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है कॉकरोच के अंदर, ट्रैकियल सिस्टम। ये आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ट्रेकियल सिस्टम ये होता है कॉकरोच में। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म में क्या होता है, ये हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था कि वो स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। वो उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, स्लिमरी टचिंग होती है, जहाँ पे गैसेस इजीली पास हो जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिश की। फिश में किस तरीके का ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है? फिश में गिल्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, कई बार हम इसके बारे में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। तो गिल्स जो होते हैं वो वेल सप्लाइड ब्लड वेजल्स होती हैं उनके अंदर, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है, और गैसेस का एक्सचेंज होना ही तो रेस्पिरेशन है। चलिए प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स के बारे में भी हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में कई बार पढ़ चुके हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो नीचे की तरफ से एयर जाती है रूट सेल्स के थ्रू, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनर्जी वो प्रोड्यूस करती हैं। ये रूट्स क्या कहती हैं, एयर को ले लेती है फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। ये आप देख रहे हैं सॉइल पार्टिकल, इनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ से एयर उनके चली जाएंगी रूट हेयर्स के थ्रू, और ये एयर स्पेसेस यहाँ पर, और फिर वो आपके जो प्लांट्स हैं उन तक पहुँच जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से रेस्पिरेशन कर रहे हैं और अपनी बॉडी को इन्फिट्स कर रहे हैं। ओके।